हेलो एवरीवन, मैं शायान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप रैंकर्स में। तो कल आप लोगों का साइंस का पेपर होने वाला है। साइंस में जो ऑब्जेक्टिव बनता है, जो 50% है, यानी 80 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जिसमें से 40 का आंसर देना अनिवार्य है। तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आप लोगों के लिए आज पूरे साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेके आया हूँ। अगर आप इसे अच्छे से देख लेते हैं और इसके एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से समझ लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक भी ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में गलत नहीं होगा। पीछे दिख रहा होगा आप लोगों को कि कंप्लीट ऑब्जेक्टिव साइंस का करवाने वाले हैं। तो आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं और पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन यानी फिजिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं, फिर बायो को करेंगे और उसके बाद केमिस्ट्री को करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। एक्चुअली ये एग्जाम में जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन साइंस में बहुत आता है और ये इजी टाइप का क्वेश्चन आता है। आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो बहुत आसानी से बन जाएगा, वो इस कैटेगरी का क्वेश्चन है। कुछ ऐसा होता है जो मॉडरेट होता है और कुछ ऐसा होता है जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपको उसमें 80 क्वेश्चन मिलेगा, 40 का ही आंसर देना है। जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे कहा जाता है पारदर्शी। लेकिन आपको अपारदर्शी और पारभासी भी याद रखना है कि जिससे प्रकाश आर पार ना हो उसे बोलेंगे अपारदर्शी, और जिससे प्रकाश बहुत कम मात्रा में आर पार हो उसे क्या कहा जाता है, तो पारभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और एक को बोला जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब, या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। आभासी, जो हमें वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा, चाहे तो ये अवतल दर्पण में मिलेगा या फिर अगर लेंस की बात करें तो ये उत्तल लेंस में मिलता है, उत्तल लेंस। लेकिन अगर काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब की बात करें, ये तो अवतल दर्पण में भी बनता है काल्पनिक या आभासी, समतल दर्पण में भी बनता है समतल दर्पण, और एक लेंस में बनता है और वो लेंस है अवतल लेंस, अवतल लेंस। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में काल्पनिक बनता है, वास्तविक नहीं बनता है। और आंसर क्या आ जाएगा इसका, तो अवतल दर्पण के अवतल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब है वह कैसा होगा, वास्तविक होता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में होगा नहीं और इनमें सभी इसका आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और अगला है, कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। रे डायग्राम में आप लोग ये जरूर पढ़े होंगे कि वस्तु को कहाँ रखने पे प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव 100% आपके एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि अवतल दर्पण के सामने कहाँ, फोकस पर बनता है। और फोकस पर कब बनेगा, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, अनंत। फोकस और अनंत का ध्यान रखना है कि जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, जब अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। अगर आप एक फार्मूला पढ़े हैं कि F इज इक्वल टू R/2, तो जो फोकस दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है। इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा उल्टा कर दें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होगी, तो दुगुनी। लेकिन क्या पूछा है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी। अगला है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या, कौन सा मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो लेंस तो नहीं रहता है, दर्पण रहता है, और दर्पण में भी कौन सा दर्पण, तो उत्तल दर्पण। आज थोड़ा ऑब्जेक्टिव को स्पीडली करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव लगभग 200 से 250 है, इस वजह से जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है उसको जरूर बताया जाएगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, तो ये डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता है और उसे बोलते हैं द्वारक। कि जो हमारा गोलीय दर्पण होता है उसकी जो वृत्ताकार सीमा है, ये इस वाले पार्ट को,
तो पूछा जा रहा है कि क्या कहा जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे, द्वारक कहा जाता है। एक प्रधान अक्ष है, मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या है। अगर गोलीय दर्पण की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ध्रुव यानी पोल, और यहाँ पे क्या होता है, फोकस, और यहाँ पे क्या होता है, तो सी, यानी कि गोलीय दर्पण में किसी भी चीज का मेजर उसके पोल से करते हैं, और पोल से एफ तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, जबकि वक्रता केंद्र सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। यहाँ से पोल तक की दूरी को बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो एक तो, और ये जो आपको रेखा दिख रही है ये प्रधान अक्ष है। क्या है, तो प्रधान अक्ष। कोई भी प्रकाश की किरण आएगी तो प्रधान अक्ष के समांतर आती है, और कहाँ से निकल जाती है, तो फोकस। ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, तो फोकस से। अगला है, निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगर दर्पण देखा जाए तो आपको तीन दर्पण का नाम याद रखना है। एक तो है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और इसकी फोकस दूरी अगर पूछे तो इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। और एक आता है अवतल दर्पण, और एक आता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और ये जो दर्पण है, इस दर्पण को बोला जाएगा अवतल दर्पण। और बताए गोलीय दर्पण में मेजर कहां से करेंगे, उसके पोल से, और ये एफ रहा और इधर क्या रहा, तो सी। तो इसकी फोकस दूरी किधर है, पोल से बाईं तरफ है, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसमें आती है, तो माइनस में, यानी ये ऋणात्मक होती है। क्या होगी, तो ऋणात्मक। वहीं अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण कुछ इस तरह की होती है, और इसकी फोकस दूरी इसके पोल से किधर होती है, तो राइट साइड में दाईं तरफ, इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो धनात्मक होगी। तो क्वेश्चन में पूछा है कि किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो कौन से दर्पण की, उत्तल दर्पण की। ऑप्शन में आपको मिलेगा उत्तल दर्पण, इन सब का बता दिया गया, चाहे समतल दर्पण का पूछे चाहे अवतल का पूछे। समतल का होता है अनंत और अवतल दर्पण का होता है ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज अगर समतल दर्पण पर आपतित हो रही है, अभिसारी है, तो परावर्तन के बाद जो है ये हमेशा अपसारी किरण पुंज बन जाती है। अगला है, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। अगर दो समतल दर्पण है और समांतर रखी हुई है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, तो अनंत, यानी अनगिनत प्रतिबिंब बनती है। अगला है, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी, अभी कुछ देर पहले बताया गया समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो अनंत। अगला है, यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस की दूरी, ध्यान देना है क्वेश्चन थोड़ा सा ये अच्छा है। एक क्या है, तो अवतल दर्पण है, ठीक। अगर ये अवतल दर्पण है तो ये इसका P हो जाएगा, ये F हो जाएगा और ये C हो जाएगा। और क्वेश्चन में ये बोला गया है अवतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस की दूरी, यानी ध्रुव से फोकस की दूरी कितना है, तो 25 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब ये है ध्रुव से फोकस की दूरी को तो फोकस दूरी बोलते हैं, और फोकस दूरी ही कितना दिया हुआ है, तो 25 सेंटीमीटर। तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी, यानी अब यहां से यहां तक की दूरी पूछा है, फोकस से वक्रता केंद्र तक की दूरी कितनी होगी। जितनी दूरी पोल से फोकस की होती है उतनी ही दूरी फोकस से वक्रता केंद्र की होती है। अगर ये दूरी 25 सेंटीमीटर है तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, तो 25 सेंटीमीटर, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर। ऐसा क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, आपको लैंग्वेज में इस तरह से ये फंसा सकता है। अगला है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहां से मापते हैं, तो पोल से मापा जाता है, ये बताया गया। अगला है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र कौन सा है। एक लेंस फॉर्मूला और एक मिरर फॉर्मूला, एक दर्पण सूत्र और एक लेंस सूत्र, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको आता है। अगर जब भी आपको मिरर फॉर्मूला पूछा जाए तो मिरर फॉर्मूला हमेशा प्लस में होता है, और 1/f इज इक्वल टू 1/v, और प्लस में क्या होगा, तो 1/u, और लेंस में माइनस हो जाता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन, समतल दर्पण जो है हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनाता है, इसका मतलब आवर्धन प्लस में होगा। वस्तु के आकार बनता है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है तो 1 होगा, इसलिए इसकी आवर्धन क्या हो जाएगी, तो प्लस में 1। अगला है,
यदि दो दर्पणों को 45 डिग्री के कोण पर रखा जाता है तो बनाने वाला प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। और इसके लिए एक फॉर्मूला आता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, तो इसे इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है कि 360 डिग्री और बाई में कितना डिग्री, जितना डिग्री में रखा गया 45 डिग्री, अब इसे डिवाइड करेंगे। 9 5 या 45 और 9 4 या कितना, तो 36, 5 एकम 5 और 5 8 40, यानी जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो कितना हो जाएगा, तो 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसका प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, मिट्टी का यूज नहीं करते हैं लेंस बनाने के लिए। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। क्षमता के लिए फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f, और ये जो फोकस दूरी होगी ये सेंटीमीटर में होगी। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि अवतल लेंस है, और जब अवतल लेंस है तो पहली बात तो इसकी फोकस दूरी किस में होगी, प्लस में होगी या माइनस में होगी, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अगर हम दोनों लेंसों की बात करें, चाहे वो अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, इसलिए प्लस वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि 1 बाई कितना सेंटीमीटर, 20, लेकिन जब हम डायोप्टर में इसे बदलेंगे तो मीटर में होना चाहिए, और मीटर में होने के लिए कितना से डिवाइड, तो 100 से। तो क्या करेंगे, तो ये बड़ा वाला जो डिवाइड है ये गुना में चेंज होगा, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा और 20 नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा, 2 5 10, यानी कितना डायोप्टर, तो 5 डायोप्टर हो जाएगा, इसमें तो माइनस में। इसी को डायरेक्ट करने के लिए ये फॉर्मूला अगर ध्यान ना भी रहे, अगर आपको फोकस दूरी दी हुई रहे और लेंस की क्षमता निकालना है तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है, उसको नीचे रखना है और 100 को डिवाइड कर देना है। जो फोकस दूरी होगी उसे नीचे रखना है और ऊपर में क्या रहेगा, तो 100, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना डायोप्टर हो जाएगा, तो 5 डायोप्टर हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन स्नेल का नियम है। स्नेल के नियम को बोला जाता है साइन आई बाई साइन आर, और ये हमेशा क्या होता है, तो कांस्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो माध्यम का अपवर्तनांक पूछा है। तो अगर आप अपवर्तनांक निकालना है, और अपवर्तनांक का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि अपवर्तनांक अगर निकालते हैं तो क्या होता है, शून्य में प्रकाश की चाल, 2 नंबर के लिए भी आता है कि अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, अपवर्तनांक क्या है, तो किसमें, तो शून्य में प्रकाश की चाल और डिवाइड में उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, और शून्य में प्रकाश की चाल यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और किस माध्यम में, तो जिसका प्रकाश की चाल दिया हुआ रहे। ठीक है, कितना है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 को 3 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, तो 1.5, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 1.5, के अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1.5। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। जनरली आपको ऑप्शन में डायोप्टर मिलेगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन में डायोप्टर नहीं दिया गया है। वजह यह है कि एसआई मात्रक पूछा है, और ये जो डायोप्टर है ये लेंस की क्षमता का कौन सा मात्रक है, तो ये प्रचलित मात्रक है। लेकिन जबकि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर इनवर्स होता है। तो कुछ सालों से बिहार बोर्ड डायोप्टर ऑप्शन में देता है, तो आपको टिक डायोप्टर ही करना है। अगर दोनों रहे तो आंसर क्या होगा, मीटर इनवर्स। वजह क्या है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक निकालेंगे तो P = 1/f, और फोकस क्या है, तो एक तरह की दूरी है, और दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर। जब ये मीटर ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, मीटर इनवर्स, इसलिए इसका एसआई मात्रक को क्या लेते हैं, मीटर इनवर्स। निम्नलिखित में से किस में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी, तो पूछा जा रहा है कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती। ठीक है, अगला, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है कि अवतल लेंस में जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा
वो किस प्रकार का बनेगा। तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब उसी तरह का बनेगा जैसा उत्तल दर्पण में बनता है, यानी कैसा बनेगा, तो छोटा भी होगा, सीधा भी होगा और आभासी भी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो ऋणात्मक। ये जो लेंस है इस लेंस को बोला जाता है उत्तल लेंस, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर यानी O हो जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा F1 और इधर क्या मिलेगा तो F2, यहाँ पे क्या होगा तो C1 और इधर क्या मिलेगा तो C2। जब प्रकाश की किरण समांतर आती है तो ये F2 से होकर ही गुजरती है, ये इसका मेन फोकस हुआ। लेंस की फोकस दूरी ये है और एक इधर है तो राइट साइड में, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में हो जाएगी, प्लस में, यानी धनात्मक होती है। ये कौन सा लेंस है तो उत्तल लेंस। अगर वही अवतल लेंस की बात करें तो ये जो लेंस है ये कौन सा लेंस, तो अवतल लेंस। और अवतल लेंस में भी सेम, ये प्रकाश केंद्र मिलेगा, इधर F1 मिलेगा और इधर क्या मिलेगा तो F2, इधर C1 मिलेगा और इधर क्या मिलेगा तो C2। और जब प्रकाश की किरण समांतर आती है तो दूर हो जाती है और ऐसा लगता है कि ये कहाँ से निकल रही है, F1 से, इसलिए इसकी फोकस दूरी किधर है तो लेफ्ट साइड में है। और जब भी लेफ्ट साइड में हो तो ये किस में होगा, माइनस होगा, ऋणात्मक होगा। वही पूछा है किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी तो ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है। दो माध्यम होता है, एक को बोलते हैं सघन माध्यम और एक को बोला जाता है तो विरल माध्यम। अगर देखा जाए ऊपर वाले माध्यम को अगर हम लोग क्या लेते हैं वायु, और अंदर वाले माध्यम को क्या लेते हैं तो कांच। अगर प्रकाश की किरण इस तरह आएगी तो ये क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। फिर अगर ये सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से क्या हो जाती है तो दूर हो जाती है। अगर इसको देखा जाए और इसको देखा जाए, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम, ठीक है, और ये माध्यम कौन सा है तो सघन और ये है विरल। तो यहाँ पे ये कौन सा कोण हो गया, अपवर्तन कोण, और ये कौन सा कोण हो गया तो ये आपतन कोण, और ये कौन सा कोण हो गया तो अपवर्तन कोण। यानी यहाँ पे हो गया ये एंगल I और ये हो गया एंगल R। ऐसे में एंगल R का वैल्यू जो है ये एंगल I से क्या होता है तो बड़ा होता है। देखेंगे एंगल R का वैल्यू कहाँ बड़ा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। बहुत आता है, 2 नंबर के लिए भी आता है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस बोलेंगे, तो वह उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, और क्वेश्चन भी आता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। चाहे आपको अभिसारी के जगह अपसारी भी पूछ दे तो वह आंसर पता होना चाहिए। अगला है, अवतल लेंस में आवर्धन, आवर्धन वैसे V/U होता है, ठीक है, लेकिन अगर दर्पण में बोलेगा तो माइनस में होगा और वही लेंस में बोलेगा तो प्लस में होगा। और इसमें क्या पूछा है तो अवतल लेंस, लेंस है इसलिए प्लस में होगा, ऑप्शन नंबर सी। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है, जिस जैसे फोन में कैमरा होता है, ठीक है, तो उसमें कौन सा लेंस लगा होता है, यही पूछा है, तो ये उत्तल लेंस हो जाएगा। निम्न में आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो अगर आवर्धन का ऐसा ही मात्रक देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं, कि आवर्धन का कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। तो इसमें देखते हैं कि आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता क्या। अगर आवर्धन देखा जाए, आवर्धन क्या होता है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और डिवाइड में क्या होगा तो बिंब की ऊंचाई, और क्या होता है h'/h। अगर ऊंचाई है तो ये लेंथ है एक तरह की, और इसका ऐसा ही मात्रक क्या तो मीटर। यहाँ भी ऊंचाई है तो ये भी एक प्रकार की लेंथ है, तो इसका भी ऐसा ही मात्रक क्या तो मीटर। ये दोनों कट जाएगा, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो आपको ऑप्शन में मात्रक विहीन भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ इनमें से कोई नहीं, तो आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है। चाहे निर्वात में पूछे वायु में लगभग सेम लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
तो ऑप्शन नंबर से यहाँ भी है, लेकिन ये किलोमीटर पर सेकेंड है, होता है ये मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कुछ चीज़ों में प्रकाश की चाल याद रखनी है। एक तो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वायु में भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन आपको वाटर में पूछ ले पानी में कितना होता है तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपको कांच में पूछ ले, कांच ग्लास में, तो होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला होता है, अगला है यदि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है तो हीरा में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल कितना प्रतिशत हो जाती है। कितना प्रतिशत, कितना परसेंटेज पूछा है कि कम हो जाती है, तो ध्यान रखना है 59% क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला है किसी उत्तल लेंस का आधा भाग कागज से ढक देने पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरा प्रतिबिंब बनेगा। अगला है निम्न में प्रिज्म का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो प्रिज्म का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है, या उसे दृष्टिपटल भी बोला जाता है। तो ऑप्शन में रेटिना नहीं है, बल्कि क्या है तो दृष्टिपटल। और जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है और इसकी जो प्रकृति होगी कैसा होगा, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। अगर वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है, तो छोटा बनता है। ठीक है, और रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कितने देर तक रहता है, तो 1/16 सेकेंड तक अस्थायी रूप से रहता है, अस्थायी रूप से रहता है। ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, कितने देर तक रहता है। अगला है सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अधिकतम दूरी अनंत होती है और न्यूनतम दूरी पूछी है तो 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी पूछती तो क्या हो जाता, तो अनंत। अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष के उपचार हेतु अगर किसी को क्या हो जाए तो दूरदृष्टि दोष, तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चाहे आपको दूरदृष्टि दोष पूछे या फिर निकट दृष्टि दोष पूछे, दोनों में आपको ध्यान रखना है कि किस तरह का लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे, दूरदृष्टि दोष के लिए और निकट दृष्टि दोष के लिए। तो दूरदृष्टि दोष में होता क्या है कि दूर की वस्तुएं तो हमें स्पष्ट रूप से दिखती है, लेकिन नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखती है। और इसके उपचार के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे, तो अभी सारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन सबसे कम होगा। ध्यान देना है कि विचलन सबसे कम लाल रंग का होता है। इसका तो लाल रंग का। ठीक है, अगला है निम्न में कौन प्राथमिक रंग नहीं है, तो क्या है ये प्राथमिक। प्राथमिक रंग कितना होता है, तो 3 होता है। ध्यान रखना है आपको, ब्लड के बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो आरबीसी पता होगा, इसी सी को जी कर दीजिए तो ये हो गया आरबीजी, और आर से क्या हो गया, तो रेड, यानी क्या हो गया प्राथमिक रंग है ये लाल। ब्लू यानी नीला, और ग्रीन यानी हरा। तो प्राथमिक रंग कितने हैं, 3 है, लाल है, नीला है और हरा है। लाल, नीला, हरा, तो प्राथमिक रंग कौन सा नहीं होगा, पीला। अगला है निम्न में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो लाल रंग का। कैमरे में जो काम डायफ्राम करता है, आंख में वही काम कौन करेगा, तो ये पुतली का काम है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला, क्योंकि चंद्रमा पे अगर कोई भी जाए अंतरिक्ष पे तो आकाश उसे कैसा दिखता है, काला। क्यों, क्योंकि वहाँ प्रकाश का परिकीर्णन नहीं हो पाता, जिस वजह से आकाश का रंग नीला नहीं दिखाई पड़ती है। अगला है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है, तो सबसे अधिक प्रकीर्णित रंग अगर कोई होता है तो वो कौन, बैगनी। अगला है आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। अगला है नेत्र में बना प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। अभी कुछ देर पहले बताया गया वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है, इसलिए क्या आ जाएगा, इनमें सभी। अगला है मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब अस्थायी रूप से उपस्थित रहता है। अभी कुछ देर पहले बताया गया कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितने देर के लिए बनता है,
ठीक है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला है वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच कितने समय का अंतर होता है। सूर्योदय में 2 मिनट का अंतर और सूर्यास्त में 2 मिनट का अंतर, दोनों पूछा है, इसलिए आंसर हो जाएगा 4 मिनट का अंतर। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर, तो 10 पे पावर -10 मीटर। अगर 1 नैनोमीटर भी आता है तो ये ध्यान रखना है 10 पे पावर -9 मीटर। ठीक है, अगला है प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो प्रिज्म में कितने सतह होगा, तो 5। किसी विद्युत परिपथ में गतिशील कण, ये क्या है, तो परिपथ, विद्युत परिपथ है, उसमें जो गतिशील कण होगा वो कौन से हैं। यानी अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है किसी भी तार से होकर, तो किस चीज का गति होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन गति करती है, तो गतिशील कण क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगला है विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। अगर देखा जाए कि विद्युत धारा जो है क्या है, प्रति इकाई ठीक है, प्रति इकाई आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा। बोल सकते हैं I = Q/T। ठीक है, और Q क्या है, तो चार्ज, आवेश का क्या होता है, कूलम, और समय का क्या होता है, तो सेकंड। तो वैसे तो आता है कूलम पर सेकंड विद्युत धारा का SI मात्रक, लेकिन एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है आंद्रे मेरी एम्पियर, उन्हीं के सम्मान में विद्युत धारा की प्रबलता या विद्युत धारा का SI मात्रक क्या लिया जाता है, तो एम्पियर लिया जाता है। अगला है निम्न में प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या आ जाएगा, तो ओम आ जाएगा। जूल पर कूलम किसके बराबर होता है, क्या पूछा गया है कि जूल पर कूलम जो है ये किसके बराबर होता है। तो ध्यान देना है कि एक जूल है और पर कूलम है, और जूल किसका SI मात्रक है, तो जूल किसका SI मात्रक हो जाएगा। अगर आप विद्युत विभव पढ़े होंगे तो एक फार्मूला है V = W/Q। ठीक, और ये V क्या है, तो इसे हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं या फिर वोल्टेज भी बोलते हैं, नहीं विभवांतर भी बोलते हैं। और W क्या है, कार्य, कार्य का SI मात्रक क्या होता है, तो जूल। और आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो कूलम। यही तो पूछा है, जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम किसका SI मात्रक, तो वोल्ट का SI मात्रक। किसका SI मात्रक होता है, तो वोल्ट। तो ऑप्शन में क्या है, वोल्ट। इसमें से कुछ क्वेश्चन बनता है जो बहुत जरूरी है, आपको डिफाइन करने के लिए देगा कि 1 वोल्ट को परिभाषित करें। क्या, तो 1 वोल्ट को परिभाषित करें, या फिर 1 ओम को परिभाषित करने के लिए दिया जाता है, या फिर 1 एम्पियर को परिभाषित, और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है जो 2 मार्क्स के लिए आता है। अगला है निम्न में कौन किसी विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। अब विद्युत शक्ति आपको निकालने के लिए आना चाहिए कि विद्युत शक्ति का टोटल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, एक P = VI आता है, क्या आता है, तो P = VI। यही वाले फॉर्मूले में ओम के नियम का यूज कर सकते हैं। V = क्या होता है, तो IR होता है। ठीक है, और यहां से अगर हम लोग I निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, V/R आ जाएगा। ठीक है, और यहां से इजीली इस फॉर्मूले को क्या किया जा सकता है, तो प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, और पहले के लेक्चर में ये बताया गया है कि ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से बनाया जा सकता है। और अगर आपको निकालने के लिए दिया जाए कि विद्युत शक्ति के लिए 2 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आता है और पूछा जाए कि कौन सा फार्मूला जो है इसमें से विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो पहले तो आपको ये वाला फार्मूला आना चाहिए। और ओम के नियम से आएंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR। तो P = V = क्या लिए, IR, और इनटू में क्या आ जाएगा, तो I, तो क्या बन गया, I²R। तो एक तो I²R आएगा, यानी ये भी विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। और इसी में से एक बार I का मान निकालेंगे तो ये क्या आ गया, V/I। तो हम बोल सकते हैं कि V × I का मान क्या आ जाएगा, तो V/R, तो आ जाएगा V² और y में R। तो ये भी निरूपित करता है, क्या निरूपित नहीं करता है, I²R निरूपित नहीं करता है। अगला है विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है, तो नाइक्रोम का करते हैं, विद्युत हीटर में नाइक्रोम का। अगला है विद्युत धारा की प्रबलता को जो मापते हैं वो किससे मापते हैं, तो एमीटर से मापा जाता है। अगर विभवांतर को मापना हो तो किससे मापेंगे, वोल्ट मीटर से। तो ये क्या हो जाएगा, विभवांतर को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं।
अब आगे देखते हैं। अभी तक आपको फिजिक्स में 54 क्वेश्चन करवा दिया गया है और लगभग सभी चैप्टर से अच्छे क्वेश्चन को लिया गया है। इतना भी अगर आप करके जाते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 कूलम आवेश पर कितने प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पूछा है, इस वजह से क्या आ जाएगा, तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो शक्ति का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक, तो ऊर्जा का। अगला है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। क्या पूछा है कि वोल्ट इज इक्वल टू एम्पियर और डिवाइडेड में ओम। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। ठीक है, और यही जो है ये क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो वोल्ट। इसका जो एसआई मात्रक हो जाएगा, ये विद्युत धारा को निरूपित करता है, इसलिए इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो एम्पियर। वहीं आर प्रतिरोध है तो इसका एसआई मात्रक क्या आ जाएगा, ओम। बोला जब हम वोल्ट निकालेंगे तो एम्पियर और ओम डिवाइड में होता है, बिल्कुल नहीं, एम्पियर और ओम किस में है, तो गुना में है। ठीक है, अगला है कि जब वोल्ट निकालेंगे तो ओम डिवाइडेड एम्पियर होगा, ये भी नहीं होगा। तो बोला है कि जब एम्पियर निकालेंगे तो वोल्ट डिवाइडेड बाई ओम, तो हम एम्पियर निकालते हैं। एम्पियर को जब निकालेंगे तो वोल्ट और डिवाइड में क्या आ जाएगा, तो ओम आ जाएगा, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। अगला वाला भी चेक कर लेते हैं कि एम्पियर है, ठीक है, ओम डिवाइडेड बाई वोल्ट, कि जब एम्पियर निकालेंगे तो ओम डिवाइडेड बाई वोल्ट नहीं बल्कि वोल्ट डिवाइडेड बाई ओम होगा। ठीक है, अगला है, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना ओम है, तो 1200 ओम है। ये बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से निकलती है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। ठीक है, प्रतिरोध दिया हुआ है, R इज इक्वल टू कितना, तो 1200 ओम है। अगला है वोल्ट का मान कितना है, तो 220 वोल्ट। ठीक, और निकालना क्या है, तो विद्युत धारा का मान। ओम के नियम से आएंगे तो V बराबर क्या होता है, तो आई आर। विद्युत धारा को क्या बोलते हैं, तो I बोला जाता है, और यहां से जब हम I का मान निकालेंगे तो आ जाएगा V बाई आर इज इक्वल टू आई। ठीक, और V इज इक्वल टू आई आर और विद्युत धारा का मान, ये 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से विद्युत धारा लेगा। तो 220 और बाई में कितना आ जाएगा, तो 1200। 0 और 0 क्या हो गया, तो कैंसिल आउट। ठीक, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 11 और यहाँ कितना आ जाएगा, तो 60। तो कितना आ गया, 11 और बाई में 60। डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, तो 0.18 एम्पियर आ जाएगा। डिवाइड करके देख लेना है कितना आ जाएगा, 0.18 एम्पियर। अगला है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 3.6 इंटू 10 पे पावर क्या, तो 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल के बराबर होता है। इसे 1 यूनिट भी बोला जाता है, या फिर इसे 1 वोल्ट भी बोला जाता है, या फिर इसे क्या बोलेंगे, तो 1 वोल्ट। अगला है 12 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। एक फार्मूला आता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, विभवांतर कितना है, V का मान जो है ये 12 वोल्ट है, और आवेश का मान कितना है, तो 2 कूलम है। ठीक, निकालना क्या है, तो कितना कार्य किया जाना चाहिए। अगर हम W को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो बनेगा W इज इक्वल टू वी क्यू, और वोल्ट का मान 12 और आवेश कितना, तो 2, तो 12 गुना 2 तो कितना आ जाएगा, 24 जूल आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 24 जूल। अगला है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है, तो 50 हर्ट्ज। अगला है, 1 जूल का मान कितना होता है, तो 1 जूल अगर आपको पूछा जाए कि कितने कैलोरी के बराबर होता है, तो 0.42 कैलोरी। एक बार आप लोग इसका आंसर चेक कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। निम्न में कौन ओम के नियम को निरूपित करता है, तो ओम के नियम को अगर देखा जाए तो V इज इक्वल टू क्या होगा, तो आई आर। ठीक है, और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनना है आपका, ओम के नियम को ही चेंज करके बना देता है। सब जगह देखेंगे यहाँ भी V का मान निकाला, यहाँ V का, यहाँ I का और यहाँ R का, तो वैसे V का मान क्या होना चाहिए, IR, तो ना तो ये वाला होगा और ना ही ये ऑप्शन होगा। ठीक है, और अगर I निकालते हैं तो I क्या आ जाएगा, V बाई आर, तो ये भी नहीं होगा, बच गया क्या, 1, इसलिए यही ठीक होगा। होता क्या है कि V बराबर क्या है, तो IR है। V
इज इक्वल टू आई आर, ओम के नियम में, ठीक है। तो अगर हम v का मान निकालते हैं तो ये तो आई आर ही रहेगा, और ये v का मान i बाई आर है, और ये v का मान r बाई आई है, ये नहीं होगा। i इज इक्वल टू वी आर, ये भी नहीं होगा। अगर r का मान निकाला जाए तो v बाई आई आना चाहिए, i बाई v नहीं आएगा। ऑप्शन गलत है, इस ऑप्शन को ठीक कर लेना है, ये आ जाएगा v बाई आई। यानी आपको ये ध्यान रखना है, जो भी मान निकलेगा ओम का जो नियम में हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं v इज इक्वल टू आई आर, उसी से निकलता है। अगला है, घरों में विद्युत धारा की आपूर्ति की जाती है। ये विद्युत धारा है, जो विद्युत धारा की आपूर्ति करेंगे वो कितने वोल्ट का होता है, तो 220 वोल्ट का होता है। और कैसा करंट है, तो अल्टरनेटिंग करंट है। अगला है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। अगर आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को पढ़े हैं, ठीक है, तो पूछा जा रहा है ये अंगूठा जो ये किसकी दिशा को दिखाएगा, तो ये बल की दिशा को दिखाता है। अगला है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं, तो जनित्र कहा जाता है। लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। अगर लघुपतन हो, शॉर्ट सर्किट हो, तो उसमें धारा का मान क्या हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और घरेलू वायरिंग में गर्म तार का रंग कैसा होगा, तो लाल होता है। अगला है, स्विच किस रंग के तार में लगाया जाता है, तो लिव वायर यानी लाल रंग के तार में लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ को बोलेंगे जो चुंबक को अपनी ओर क्या करे, तो आकर्षित करे। लोहा चुंबकीय पदार्थ है, निकेल भी चुंबकीय पदार्थ है, कोबाल्ट भी है, लेकिन निकेल पीतल नहीं है। वजह यह है, जितने सारे मिश्र धातु है चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। अगर मिश्र धातु है तो वो चुंबक से कभी नहीं चिपकता। इस वजह से जो पीतल होगा ये चुंबकीय पदार्थ नहीं होगा। ये जितना सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं ये खुद का लिखा हुआ क्वेश्चन है, तो क्योंकि टाइप ज़्यादा नहीं हो पाया है, 70 क्वेश्चन हो पाया है। बाकी मैं आपको हैंड रिटन पीडीएफ से बाकी के क्वेश्चन को आज करवाऊंगा। आगे हम लोगों को कुछ और क्वेश्चन फिजिक्स का मिलेगा, फिर हम लोग बायो को करेंगे। और इस लेक्चर को अगर आप सही से देख के जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आप एग्जाम दे के आइए, तब आपको पता लगेगा कि कितना क्वेश्चन मैच कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि पीडीएफ आपको विजिबल होगा। 75 तक इसका हो गया है, अब आगे इसके करवाते हैं। 76 को अगर देखा जाए कि घरेलू वायरिंग में विद्युत उपकरण को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो घरेलू वायरिंग में जो विद्युत उपकरण को जोड़ा जाता है वो कौन से क्रम में, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ये वाला क्वेश्चन पहले ही करवा दिया गया। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो किसका, तो नरम लोहे का। और ये 2 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि नरम लोहे का प्रयोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए क्यों किया जाता है। अगर आपको अस्थायी चुंबक आता है तो उसका आंसर क्या आ जाता है, तो इस्पात आ जाता है। अगला है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, तो माइकल फैराडे द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की गई है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो किधर से निकलती है, तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है और किधर चली जाती है, तो दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। तो क्या हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ नहीं, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है और ये किधर चली जाती है, दक्षिणी ध्रुव तक, ठीक है। ये जितना सारा क्वेश्चन था ये सारा का सारा फिजिक्स का क्वेश्चन था। अब हम लोग बायो के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि सबसे अगर ज़्यादा क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट का रहता है तो बायो का। अगर साइंस में आपका 2 भी सब्जेक्ट पे पकड़ है तो ऑब्जेक्टिव एक भी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, बायो का पहला क्वेश्चन है कि स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है। अगर स्वपोषी भोजन चाहिए तो क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी चाहिए। इसलिए क्या आ जाएगा, तो इसका इनमें सभी आ जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना % है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो 0.03%। और ये जो 78% है, तो 78% कौन है, तो 78% नाइट्रोजन है।
कौन है? तो नाइट्रोजन। अगर पूछा जाए ऑक्सीजन कितना है तो 21% कौन है? तो ऑक्सीजन है। अगला है इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है? अगर पूछा जाए कि अमीबा किसके द्वारा भोजन का अंतर ग्रहण करता है तो किसके द्वारा? तो अमीबा में क्या होता है? तो कुटपाद होता है, जिसके सहायता से वो भोजन का क्या करेगा? तो अंतर्ग्रहण यानी अपनी अंदर लेता है। अगला क्वेश्चन है 84, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, इसे क्या बोला जाता है? तो इसे ही क्या बोला जाता है? तो लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम कहा जाता है। जीव अपना खुद का मेंटेनेंस जिस विधि द्वारा करता है उसे क्या बोलेंगे? तो जैव प्रक्रम। अगला है प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में क्या कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, या जल का निर्माण होगा, या कार्बोहाइड्रेट का होगा, या क्लोरोफिल होगा? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर लेता है, निर्माण जल का भी नहीं होता, किसका निर्माण होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। अगला है गोबर छत्ता किस प्रकार का पोषण करता है? तो गोबर छत्ता जो है वो कैसा पोषण करेगा? तो मृतजीवी पोषण करेगा। अगर स्वपोषी पूछा जाए तो जितने सारे हरे पेड़ पौधे हैं वो स्वपोषी पोषण करता है। परजीवी में कम से कम आपको एक याद रखना है और वो है अमरबेल का पौधा, कि अमरबेल का जो पौधा है ये किस प्रकार का पोषण करेगा? तो परजीवी पोषण करता है। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत अगर पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा? तो मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और क्वेश्चन नंबर 88। और क्वेश्चन नंबर 88 में बोला गया है कि इनमें कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? तो मनुष्य के छोटी आंत का 3 भाग है, तो जो आपको तीनों नाम याद होना चाहिए। डिओर्डिनम होता है, जेजुनम होता है और इलियम होता है। क्या नहीं है? तो कोलन, जो बड़ी आंत का भाग है ये छोटी आंत का भाग नहीं होगा। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख गुहा से शुरू होती है, और ये मुख गुहा से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? तो छोटी आंत तक। यानी अंतिम रूप से भोजन का पाचन कहाँ होगा? तो छोटी आंत में होगा। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? तो मुख गुहा से। और मुख गुहा में किस पदार्थ का पाचन होता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है कहाँ से? तो मुख गुहा से। कितना परसेंट? तो 30% पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी है? तो आहार नाल की लंबाई अगर पूछा जाए तो कितना? 8 से 10 मीटर आहार नाल की लंबाई होती। अगला है इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि है? लार ग्रंथि नहीं है। तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। एक को बोलते हैं पैरोटिड ग्रंथि, एक को बोलते हैं सबलिंगुअल ग्रंथि, और एक को बोलेंगे सब मैंडिब्यूलर ग्रंथि। तो ये अग्नाशय पूछा है, तो क्या अग्नाशय मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाती है? तो नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन आएगा 92, और क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया है अमाशय की दीवार में होने वाले घाव यानी पेप्टिक अल्सर निम्नलिखित में किसके अत्यधिक स्राव से होता है? तो आपको पता होगा कि एक अम्ल का स्राव होता है और उस अम्ल का नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो किसका स्राव होगा? तो ये एक अम्लीय स्राव है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछा जाए तो अग्नाशय है। उससे छोटी ग्रंथि यानी यकृत से छोटी ग्रंथि अगर कोई है तो सॉरी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है यानी यकृत है, उससे छोटी अगर कोई है तो वो क्या हो जाएगा? अग्नाशय। मनुष्य के लार में उपस्थित किण्वन कितने पीएच पर कार्य करता है? किण्वन कितने पीएच पर कार्य करेगा? तो 6.8 पीएच वैल्यू पे क्या करता है? तो ये काम करता है। अगला है मनुष्य के आहार नाल में प्रोटीन का पाचन, मनुष्य के आहार नाल में प्रोटीन का पाचन कहाँ होगा? तो अमाशय एवं छोटी आंत में किसका पाचन होता है? तो प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन के पाचन के लिए आपको ध्यान देना है कि प्रोटीन का पाचन जो है वो किसके द्वारा होता है? तो पेप्सिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो पेप्सिन के द्वारा होता है। होता क्या है कि हमारे अमाशय में किसका स्राव होता है? तो एक HCl और एक है
पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन। और ये HCl जो है पेप्सिनोजेन को सक्रिय करेगा और ये पेप्सिनोजेन अब किस में बदल जाएगा, तो पेप्सिन में बदल जाता है और यही पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा और उसे पेप्टोन या अमीनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन है 96 कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, क्या स्वपोषी है, क्या संभोजी है, मृतजीवी है। तो कवक में कैसा पोषण हो जाएगा, तो मृतजीवी पोषण। पौधों में किस क्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिका में पहुंचता है। तो पौधों में कौन सी क्रिया होती है जिससे बाहरी वातावरण से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पहुंचेगा, तो कोशिका में। तो वो क्या हो जाएगा, विसरण। अवाव्य शोषण कोशिका के किस भाग में होता है। दो तरह का शोषण, एक को बोलते हैं अवाव्य और एक को बोलते हैं वाव्य। वाव्य शोषण माइटोकॉन्ड्रिया में खत्म होता है, जबकि अवाव्य कहाँ, तो कोशिका द्रव्य में। अगला है, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, तो श्वासोच्छ्वास बोला जाता है। प्रश्वास को बोलते हैं सांस लेना, उच्च श्वास को बोलते हैं सांस छोड़ना। जब दोनों क्रियाएं साथ होती है तो इसे क्या बोला जाएगा, श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 100। और क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट से इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो किण्वन कहा जाता है। 2 नंबर के लिए आता भी है, किण्वन क्या है। पौधों में शोषण किस भाग से होता है, तो पौधों में शोषण किस भाग से होता है, तो पत्तियों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, टिड्डा तथा तिलचट्टा का शोषण अंग कौन सा है, किसके द्वारा वो करेगा, तो ट्रेकिया के द्वारा शोषण करता है। मनुष्यों में ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है, तो 11 सेंटीमीटर मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना है कि 10 जोड़ा इसमें क्या मिलता है, तो श्वास रंध्र मिलता है। फेफड़ा में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो वायुकोष में होता है। एल्वुलाई जिसे कहा जाता है, वायु के छोटे छोटे क्या मिलेगा, तो कोष्ठ मिलेगा, उसी में गैसों का आदान प्रदान होगा लंग्स में। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है वायुकोष या फिर वायुकोष्ठ, या इंग्लिश में अगर आप नाम याद रखें तो इसे एल्वुलाई कहा जाता है। अगला है 106, शोषण के अंतिम उत्पाद। जब शोषण की क्रिया होती है तो अंतिम उत्पाद में क्या बनेगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, वाटर का निर्माण होगा और एनर्जी हमें मिलती है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, पूछा है ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। पूछा है कार्बन के कितने अणु है, तो 6 अणु होगा, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, तो 6। निम्न में किसे कोशिका ऊर्जा का मुद्रा कहा जाता है, तो किसको बोला जाता है, एटीपी। जब हम वायवीय शोषण करते हैं तो हमारे शरीर में क्या बनता है, तो एटीपी बनता है, 36 एटीपी बनता है, उसे क्या बोला जाएगा, तो ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, या ऊर्जा का करेंसी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किसके द्वारा, तो पराशरण विधि द्वारा होता है। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है, तो पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होगा, तो स्टार्च के रूप में होता है। पूछा गया है कि ब्लड का जो रंग है वो कैसा होता है, लाल, किसके कारण, तो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। अगर पूछा जाए कि रक्त का जो रंग है यानी आरबीसी का जो रंग है वो लाल है, किसके कारण, हेमोग्लोबिन के कारण। या पूछ ले कि हेमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। कभी कभार क्लोरोफिल में पूछ लिया जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व, तो क्लोरोफिल में आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल में क्या मिलता है, तो मैग्नीशियम मिलता है। ठीक है, हृदय के वेशमों का स्थिलन क्या कहलाता है, द डायस्टोल बोलेंगे। ठीक है, और संकुचन को क्या बोला जाएगा, तो सिस्टोल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 113, और क्वेश्चन में बोला गया है कि चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो चालनी नलिकाएं अगर पूछा जाए
तो कहाँ मिलती है? जो चालनी नलिकाएं जो है ये कहाँ मिलेगी? तो जाइलम में मिलती है। अगला है औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के कितने गुना जल को वाष्पोत्सर्जित करता है? यानी वो अपने जितना भी उसका भार है उससे कितना गुना? तो 100 गुना जल को क्या करेगा? तो वाष्पोत्सर्जित करेगा। यानी अगर किसी पेड़ का जो भार है वो कितना है? तो 50 केजी। कितना? 50 केजी। ठीक है, इसका 100 गुना यानी कितना? तो 5000 लीटर जल को ये क्या करेगा? तो वाष्पोत्सर्जित करेगा अपने पूरे जीवन काल में। रक्त प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है? तो प्रोटीन, अकार्बनिक अम्ल मिलेगा, वसा मिलेगा या जल मिलेगा? तो सबसे ज्यादा इसमें क्या मिलता है? तो जल। मेमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वेशम होते हैं? मेमेलिया जैसे मनुष्य है तो ये मेमेलिया वर्ग का है। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे कि इसके हृदय में कितने मिलता है चैम्बर? तो 4। ठीक है, ऊपर वाले को अलिंद बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोला जाता है? तो निलय कहा जाता है। अगला है इनमें किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? तो दीवार किसकी मोटी होगी? ठीक है, ध्यान रखना है दीवार जो है वो निलय की मोटी होती है। और वो कौन सा निलय? दायां निलय या फिर बायां निलय? तो कौन सा निलय? बायां निलय। अगला है एसेनोड क्या है? तो एसेनोड एक तरह का तंत्रिका उत्तक है। जैसे अगर किसी के हार्ट की सर्जरी हो तो क्या लगाया जाता है? एसेनोड लगाया जाता है जो हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करता है। निम्न में से किस में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है? अगर आपको शुद्ध रक्त पूछा जाए तो फुफ्फुस क्या आ जाएगा? सिरा आ जाएगा। जहां भी आपको फुफ्फुस दिखे इसका मतलब ये क्या है? तो एक्सेप्शन है। सिरा का काम है अशुद्ध रक्त का प्रवाह करना, जबकि फुफ्फुस सिरा का काम है शुद्ध रक्त का प्रवाह करना। वही धमनी का काम है शुद्ध रक्त का प्रवाह करना, वहीं फुफ्फुस धमनी का काम है अशुद्ध रक्त का प्रवाह करना। ठीक है, अगला है रक्तचाप का सामान्यता अधिक हो जाना, इसी को तो क्या बोला जाता है? हाइपरटेंशन बोला जाता है। ब्लड वेसल्स फट जाता है, ब्रेन हेमरेज जैसी समस्याएं हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं 123। अगला क्वेश्चन है रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त में कितना परसेंट है? तो 55%। अगर ब्लड को देखा जाए तो 55% प्लाज्मा होता है और 45% क्या होता है? तो ब्लड वेसल्स होता है। और इन्हीं 45% में आपको आरबीसी मिलेगा, डब्ल्यूबीसी मिलेगा और इसमें क्या मिलता है? तो प्लेटलेट्स भी मिलता है। क्या मिलता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, इसका कलर आपको तो पता होगा, रेड होता है। डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? तो व्हाइट होता है। ठीक है, और हमारे शरीर में ऑक्सीजन को लेकर जाने का काम रक्त का, रक्त में भी किसका? तो आरबीसी का। अगला है महाधमनी चाप इनमें कहां से निकलता है? तो महाधमनी चाप जो है वो कहां से निकलेगा? तो बायां निलय से निकलता है। अगला है एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में क्या होता है? ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। ऊपर वाले को सिस्टोल बोलेंगे, नीचे वाले को डायस्टोल बोलेंगे। अगर आपको सिस्टोल पूछ ले तो कितना होगा? 120। अगर डायस्टोल पूछ ले तो कितना होगा? 80। ये क्या होता है? तो डायस्टोल। अगला क्वेश्चन है पूछा गया है कि हृदय के पेसमेकर को क्या कहते हैं? ऐसे नोड बोलते हैं, एवी नोड बोलते हैं, इसका बंडल बोलते हैं, पुर्किंज तंतु। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऐसे नोड। किसी धमनी से रक्त के थक्का को ब्लूनिंग सर्जरी द्वारा हटाने की विधि को क्या बोला जाता है? क्या एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, एंजियोग्राफी बोलते हैं, एंजियोलॉजी बोला जाता है? क्या बोलेंगे इसे? एंजियोलॉजी। इनमें सबसे तेज धड़कन किन का होता है? व्हेल का, चूहा का, हाथी का या मनुष्य का? तो किसका होगा? चूहा का। मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है। कितने दिनों का आ जाएगा आरबीसी का जीवन काल? तो 120 दिनों का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में किसमें खुला परिवहन तंत्र पाया जाए? तंत्र नहीं पाया जाता है। तो पूछा है खुला परिवहन तंत्र किसमें नहीं पाया जाएगा? तो आपका ऑप्शन क्या क्या है? तो तिलचट्टा है, कीट है, मनुष्य है, ए एंड बी है। तो खुला परिवहन तंत्र किसमें नहीं पाया जाता है? मनुष्य में। कीट में भी मिलता है और तिलचट्टा में भी मिलता है। निम्न में कौन शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है? क्या लिम्फोसाइट करेगा, मोनोसाइट, बेसोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स? ये डब्ल्यूबीसी के प्रकार है और लिम्फोसाइट का काम है
एंटीबॉडी का निर्माण करना, और खास करके एक है वो है टी लिम्फोसाइट। हृदय की कौन सी ध्वनि नीले के संकुचन से पैदा होती है? ठीक है, अगर संकुचन का पूछा गया है तो कौन सी ध्वनि पैदा होगी? तो डब। ठीक है, अगला है कोर ऑफ काफ साउंड किस मशीन में सुना जाता है? स्फिग्नेमोमीटर में, स्टेथोस्कोप में, बीपी मशीन में, एंड बी दोनों में, तो किस में? स्फिग्मेनोमीटर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है निम्न में किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? मनुष्य में नहीं मिलता, घोड़ा में नहीं मिलता, ऊंट में नहीं मिलता, तो किस में मिलता है? कॉकरोच में। रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। आप लोगों को बताना है रक्त को थक्का कौन बनाता है। एक विटामिन भी है, ठीक है, और एक पदार्थ भी पाया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो देखना है कौन कौन करता है। एक तो प्लेटलेट्स है जो रक्त को थक्का करेगा, एक विटामिन के है जो क्या करेगा? तो रक्त को थक्का करेगा। इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी नंबर। हिपेरिन नहीं है, हिपेरिन ब्लड को थक्का होने से रोकता है। ठीक है, निम्न में कौन अम्ल के विखंडन से बनता है? तो अम्ल के विखंडन से कौन बनेगा? तो NH3 बनता है, यानी अमोनिया बनेगा। अगला क्वेश्चन है वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो वृक्क किसका है? तो उत्सर्जन का पार्ट है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो उत्सर्जन। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? क्या कनेर का है, बबूल का है, पीपल का है, चीड़ का है? इजी क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन अभी छोड़ रहे हैं, थोड़ा टाइम टेकन ज्यादा है। जो इजी क्वेश्चन है आपको खुद से देख लेंगे। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में लगभग कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? अगर पूछा जाए नेफ्रॉन कितना होगा तो प्रत्येक वृक्क में कितना? तो 10 लाख। वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन कहा जाता है। क्योंकि बायो के बाद अभी केमिस्ट्री को भी करवाना है। अगला क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्या यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, यूरोक्रोम? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यूरोक्रोम के कारण क्या होगा? तो पीला होगा। प्रत्येक नेफ्रॉन में प्याले जैसी संरचना होती है कि इसे क्या बोलेंगे? तो इसे बॉमेन संपुट कहा जाता है। इनमें कौन साधारणता मानव मूत्र में उपस्थित नहीं रहता? जल होता है, यूरिया होता है, सोडियम क्लोराइड या सोडियम नाइट्रेट? तो पूछा गया क्या नहीं होता है? क्या सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट दोनों में क्या नहीं होता? देखो जल भी होता है, यूरिया भी होता है, सोडियम क्लोराइड भी होता है और सोडियम नाइट्रेट नहीं होता। मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की मात्रा कितनी है? एक्चुअली ये यूरिया है, तो यूरिया कितना परसेंट होता है? तो 2%। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आप खुद से देख लेंगे। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में, बरगद में। ठीक है, इसका देख लेना है। वृक्क सहायता प्रदान करता है। वृक्क का काम क्या है? शोषण में नहीं, वृक्क का काम है उत्सर्जन में सहायता प्रदान करना। इसमें सहायता प्रदान करेगा ये उत्सर्जन में। अगला है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होगा? सुबह शाम, दिन रात, केवल दिन में, केवल रात में? तो दिन में भी होता है और रात में। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका है? अभी कुछ देर पहले बताया गया कि सबसे ज्यादा हृदय धड़कन जो होता है वो चूहे का होता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीनियल है। ठीक है, अगला है क्रमाकुंचन की गति कहाँ पाई जाती है? क्या कोलन में मिलती है, क्या छोटी आंत में मिलती है, क्या अग्नाशय में मिलती है, या फिर ग्रास नली में मिलती है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो छोटी आंत। अगला है कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया है। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, ये देख लेना आपको। खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? ठीक है, तो वैसे तो इसका आंसर तितली आ जाएगा। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप अभी बताया गया ना, एक सिस्टोल होता है, एक डायस्टोल। ऊपर वाले का सिस्टोल यानी कितना? 120। जिब्रेलिन क्या है? क्या पादप हार्मोन है, एंजाइम है, वसा है, प्रोटीन है? तो पता होगा जिब्रेलिन जो है ये पादप में पाए जाने वाला एक हार्मोन है। जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, एथिलीन है। ठीक है, ये सारे के सारे पादप हार्मोन है।
अगला है क्वेश्चन क्या है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो एक पादप हार्मोन है जिसे एब्सेसिक अम्ल कहा जाता है, उसके कारण होता है। अगला है निम्न में कौन रक्त में शर्करा को नियंत्रित करेगा? तो ये किसका काम है? तो इंसुलिन। एक्चुअली इंसुलिन जो है एक हार्मोन्स है, ठीक है। जब हम भोजन करते हैं कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाती है, तो कार्बोहाइड्रेट जनरली पाचन ग्लूकोज में होगा, और जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो यही इंसुलिन उसे किस में बदल देता है? तो ग्लाइकोजन में बदल देता है, ठीक है। मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? अभी कुछ देर पहले बताया गया कार्बोहाइड्रेट कितना % पाचन होगा? तो 30%। निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण? गुरुत्वानुवर्तन का मतलब किधर? गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ गति करना, और ये किस में वृद्धि होगी? तो ये जड़ की वृद्धि है। किसकी वृद्धि? तो जड़, क्योंकि पृथ्वी की तरफ गति केवल जड़ का है। क्वेश्चन विजिबल है नहीं, आगे देखते हैं। यहां से देखिए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होगी? तो क्लोरोप्लास्ट। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है, यानी किसमें रंध्र नहीं होता? तो हाइड्रिला में रंध्र नहीं होता। निम्न में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो ऑक्सीटोसिन को क्या बोला जाएगा? बर्थ हार्मोन। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो पूछा जाए, बहुत बार आप पढ़े भी होंगे कि श्वसन एक प्रकार की क्या है? तो उष्माक्षेपी है, क्योंकि इससे हमें क्या मिलते? ऊर्जा, और जिससे भी ऊर्जा मिले वो कौन सी अभिक्रिया? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो वसा पर कौन करेगा? तो एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, पेप्सिन है। तो ध्यान रखना है, वसा को पचाने का काम किसका है? लाइपेज का है। एमाइलेज पूछा जाए तो कार्बोहाइड्रेट, ट्रिप्सिन पूछा जाए तो ये प्रोटीन का पाचन करता है, और पेप्सिन भी किसका पाचन करता है? तो प्रोटीन का। अमाशय में प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करेगा, छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन करता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त क्या है? तो पूछा जाए कि रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का क्या है? तो उत्तक है। और कैसा उत्तक? तो तरल संयोजी उत्तक। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया में को कौन नियंत्रित करता है? तो उसे नियंत्रित करने का काम किसका है? तो द्वार कोशिका है का है। निम्न में कौन एक अवशेषी अंग है? तो अपेंडिक्स क्या है? एक अवशेषी अंग है। निम्न में किसे फल पकाने वाला हार्मोन, ये पढ़े होंगे आप कि फल पकाने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो एथिलीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन चतुराई का केंद्र है? तो चतुराई का केंद्र किसे बोला जाता है? सेरिब्रम को। ब्रेन का ही पार्ट है। सेरिब्रम भी आता है, सेरिबेलम भी आता है, लेकिन अगर चतुराई का केंद्र पूछे तो सेरिब्रम, ठीक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? तो ये मेडुला का काम है। सेरिब्रम और डाइनसेफ्लॉन किसका भाग है? तो ये अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क के कितने भाग? 3, ठीक है। अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। अगर पूछा गया है कि सेरिब्रम तथा डाइनसेफ्लॉन किसका भाग है? तो ये अग्र मस्तिष्क का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ठीक है, तो 2 नंबर के लिए भी क्वेश्चन आता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्योंकि सारे ग्रंथियों पे क्या करती है? तो कंट्रोल रखती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पिट्यूटरी। मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को बोलते हैं। मानव खोपड़ी का वो भाग जहां मस्तिष्क स्थित रहता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो क्रेनियम। मनुष्य के मस्तिष्क का लगभग औसत आयतन कितना है? तो कितना ml होता है? तो 1650 ml आयतन पूछा है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किनके द्वारा होता है? तो ये मेडुला ऑब्लिंगाटा का ही काम है। इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पैराथायरॉइड ग्रंथि, ब्रूनर ग्रंथि, अंडाशय या विर्सन। तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? पैराथायरॉइड भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ब्रूनर ग्रंथि, अंडाशय है या फिर विर्सन है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर देख लेना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें।
कि इसमें ब्रूनर ग्रंथि आना चाहिए। अगला है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो अलैंगिक जनन की विधि विखंडन भी है, मुकुलन भी है, बीजाणु जनन भी है, इसलिए क्या आ जाएगा? तो इनमें सभी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? परागकोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? निषेचन की क्रिया अमीबा में होगा, ईस्ट में होगा, पुष्पी पादप और जंतु में क्या होता है? तो निषेचन की क्रिया होती है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है? तो जाइगोट का निर्माण होता है। अगर ये अंडाणु और शुक्राणु की बात करें तो ये अंडाणु जो है ये किसमें मिलेगा? तो मादा युग्मक में, जबकि शुक्राणु जो है ये किसमें मिलता है? तो नर युग्मक में मिलता है। ठीक है, बाद में वही जाके वीर्य यानी सीमन बन जाता है। और जब इन दोनों में क्या हो जाए? निषेचन हो जाए तो किसका निर्माण होगा? तो जाइगोट। अगर पूछा जाए निषेचन कहाँ पे होता है तो वो फैलोपियन ट्यूब पे होता है, यानी फैलोपियन नलिका पे होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो वो 14वें दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। अगला है, निम्न में कौन लैंगिक संचारित रोग नहीं है? एड्स जो है ये लैंगिक संचारित रोग है, एचआईवी के कारण होती है। सिफिलिस भी है, गोनोरिया भी है, क्या नहीं है? तो टाइफाइड नहीं है। कि टाइफाइड लैंगिक संचारित हो रहा है, यानी अगर लैंगिक संचारित रोग जो है वो क्या है कि अगर लैंगिक जनन की वजह से किसी में अगर कोई रोग पनपता है तो इसे क्या बोलेंगे? लैंगिक संचारित रोग। टाइफाइड उस वजह से तो नहीं होती है। ठीक है, पढ़े होंगे कि टाइफाइड जिसकी वजह से होती है उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी, और उसी की वजह से टाइफाइड होती है, और वो लैंगिक संचारित रोग नहीं है। ईस्ट में सामान्यतः अलैंगिक जनन कैसे होता है? तो ईस्ट में जो होगा ये किस विधि द्वारा होगा? तो मुकुलन विधि द्वारा होता है। और बायो का क्वेश्चन भी खत्म होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीवों में होने वाले मुकुलन का उदाहरण है। तो मुकुलन किस में होता? ईस्ट, अमीबा, अमीबा में भी होता है। बहुकोशिकीय पूछा है इसलिए अमीबा तो नहीं होगा, क्योंकि अमीबा क्या है? एक कोशिकीय है। ठीक है, ईस्ट है, पैरामीशियम है, हाइड्रा है, और पैरामीशियम भी क्या है? तो एक कोशिकीय है, इसलिए क्या ले लेंगे? तो ईस्ट। बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है। सॉरी, इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर हाइड्रा आएगा। बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की विधि है, ये किसमें होती है? तो बीजाणु जनन कवकों में होती है। पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? तो पुष्प के नर भाग को क्या कहा जाता है? तो पुंकेसर। अगर मादा भाग को पूछता तो क्या आ जाता? तो जायांग आ जाता। ठीक है, अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है? क्या वर्तिका मिलता है, वर्तिकाग्र मिलता है, बीजांड मिलता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या मिलता है? तो बीजांड मिलता है। अगला क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन तक जाएगा बायो। ठीक है, निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर क्या बनता है? नर युग्मक, मादा युग्मक, भ्रूणकोश या भ्रूण। ठीक है, विभाजित होकर क्या बनेगा? तो भ्रूणकोश बनेगा। जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग लाई जाने वाली एक सरल विधि कौन सी है? पुरुषों द्वारा पूछा है। ठीक है, तो डायफ्राम जो यूज किया जाता है ये फीमेल द्वारा किया जाता है, स्त्रियों द्वारा। कॉपर टी भी किसके द्वारा? तो स्त्रियों द्वारा। लूप भी स्त्रियों द्वारा, इसलिए क्या आ जाएगा? तो कंडोम आ जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? तो पता होगा कि ये साधारण मटर के पौधे का चयन किया गया था मेंडल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंधी कौन है? अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंधी चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, बंदर है, गिलहरी है। तो क्या आ जाएगा? चिंपैंजी। पक्षी तथा तितली के पंख कैसे अंग है? समजात अंग है, असमजात अंग है, अवशेषी अंग है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अब एक चीज देखना है, समजात अंग और असमजात अंग क्या है? कि बनावट सेम हो लेकिन कार्य अलग अलग हो, तो ये क्या हो जाएगा? तो समजात अंग। पक्षी पक्षी और तितली कार्य तो एक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? तो असमजात अंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकता का जो पिता कहा जाता है वो किसको बोलते हैं? तो मेंडल को।
द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये डार्विन की बुक है। फिलोसोफिक जियोलॉजिक नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये लेमार्क की बुक है। निम्न में कौन उत्पादक है? ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा आपको, इसमें पूछा जा रहा है कि उत्पादक कौन है। उत्पादक में हमेशा हरे पेड़ पौधे आएगा, तो ऑप्शन में अगर हरे पेड़ पौधे हैं तो उत्पादक हो जाएगा। और दिख रहा है कि क्या है? तो घास है। ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? तो ये CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर रहती है? सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ पे रहती है? तो उत्पादक में रहती है, ठीक है। 90% लगभग वही यूज करता है। तो ये यहाँ तक जो है ये बायो का क्वेश्चन है, और बायो के लगभग सारे ऑब्जेक्टिव को करवाएंगे। अब आगे जो है हम लोग किसको करेंगे? तो केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे 50-60, ठीक है। इतना आप करके जाइए, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी ऑब्जेक्टिव में। तो हम लोग अभी तक फिजिक्स और बायो के ऑब्जेक्टिव को देख चुके हैं, और अब केमिस्ट्री का देखना है। तो इसका PDF बनाने का टाइम नहीं मिला, इसलिए हैंड रिटन को बोर्ड में डायरेक्ट लिया गया है, और उम्मीद करते हैं कि आपको सही से विजिबल होगा। पहला क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको दो पूछा जाता है, चाहे वो ग्लूकोज का पूछे या चीनी का पूछे। तो चीनी का क्या होता है? C12H22 और O11। तो क्या आ जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। और ये C6H12O6 जो है ये किसका है? तो ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है? ठीक है, कौन सा समीकरण क्या किया हुआ है? तो संतुलित। और संतुलित आपको पता होगा, दोनों तरफ क्या हो? तो बराबर हो। यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? तो 2, और इधर जबकि ऑक्सीजन कितना है? तो 1, तो ऑप्शन नंबर A नहीं होगा। दूसरा देखना है, जिंक इधर कितना है? तो 1, और इधर जिंक कितना है? तो 1। SO4 इधर कितना है? तो 1, और इधर भी SO4 कितना है? तो 1। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2, और इधर भी हाइड्रोजन कितना है? तो 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। अगर आप आगे मिलाना भी चाहेंगे तो सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन है समीकरण क्या है? तो समीकरण साइड में आपको लिख भी दे रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बन जा रहा है? CaO और प्लस में CO2, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जब एक ही यौगिक टूट के दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करे तो कैसा अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। तो क्या ऑप्शन में वियोजन अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। यही इसका उल्टा हो जाता अगर कि CaO और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आता तो क्या बना देता? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये दो अभिकारक मिलके एक ही प्रोडक्ट का निर्माण करता, तब वो संयोजन हो जाता, लेकिन ये इक्वेशन को उल्टा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उपचयन वो क्रिया है जिसमें, उपचयन आपको याद रखना है कि उपचयन ऊष्माक्षेपी को बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? तो ऑक्सीजन का योग होगा, ऊष्माक्षेपी है, तो हाइड्रोजन का वियोग भी होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया आपको पता होगा, अगर ए का रिएक्शन किससे करवाते हैं? तो XY से। तो ये जो A है ये किसके जगह पे चला जाता है? X के जगह पे, यानी अब जो मेरा बनेगा क्या बनेगा? AY, और प्लस में क्या? तो X अलग हो जाता है। क्या इसमें ऐसा हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है, ठीक है। तो ये तो विस्थापन अभिक्रिया नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट H2O मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ये भी विस्थापन अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि ये संयोजन अभिक्रिया है। Fe है, ठीक है, और CuSO4 है, ठीक है। और ये जो आयरन है ये कॉपर के जगह पे चले जा रहा है, और कॉपर अलग हो जा रहा है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है अभिक्रिया क्या है? तो CaO प्लस H2O ये दोनों मिलके क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब दो रिएक्टेंट अभिकारक मिलके एक ही प्रोडक्ट बनाए तो कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया, ध्यान देना है। अगला है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? तो श्वसन वैसे तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन ऑप्शन में ऊष्माक्षेपी नहीं है, तो क्या है? उपचयन या अपचयन आपको मिलेगा। ये उपचयन अभिक्रिया है फिर या फिर अपचयन। अगला है निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक कौन है? तो हल्दी। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड।
अगला क्वेश्चन है, कौन विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है? ध्यान देना है, अगर कोई विलियन है और वो लाल लिटमस को क्या कर दे, लाल लिटमस को नीला कर दे, लाल लिटमस को नीला कर दे, तो ये जो विलियन होगा, तो इस विलियन को कहा जाएगा कि ये विलियन जो है ये क्षारीय है। अगर उल्टा होता है कि ये नीला लिटमस को क्या कर देता है, तो लाल कर देता है, ठीक है, तो जो विलियन होगा, तो तब जो विलियन होगा ये कैसा होगा, तो अम्लीय होगा। कैसा होगा, तो अम्लीय होगा। लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट अम्लीय और क्षारीय नहीं भी मिल सकता है ऑप्शन में। अम्लीय अगर होगा तो पीएच मान 7 से कम होना चाहिए, क्षारीय अगर होगा तो पीएच मान 7 से अधिक होना चाहिए। क्या कर रहा है, लाल लिटमस को नीला कर रहा है, इसका मतलब ये क्षारीय है, और जब क्षारीय है तो पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 से अधिक। और लिटमस के बारे में एक चीज और ध्यान रखना है, ये भी एक प्राकृतिक सूचक है, बनता किससे है, तो लाइकेन से। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करता है, तो जितने सारे अम्ल है ये जल में घुलकर क्या प्रदान करेगा, तो H+ आयन। किसका प्रयोग है ये, तो ये आर्हेनियस ने दिया है। अगला है, हमारा शरीर पीएच के कितने प्रास के बीच कार्य करता है, तो 6 से 6.8 के बीच। ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है। अम्लीय विलियन का पीएच मान कितना, अगर कोई विलियन अम्लीय है तो पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 से कम। अगला क्वेश्चन है, किस पीएच मान वाला विलियन सबसे अधिक अम्लीय होगा? सबसे अधिक अम्लीय कौन होता है, जिसका पीएच मान सबसे कम हो, यानी 1 बोल सकते हैं, H2SO4। अगला है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक। अगर आपको टार्ट्रिक का पूछे तो टार्ट्रिक इमली में। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में, इसे मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। और एसिडिक अम्ल जो है ये किस में पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है। सेब में पूछे तो मैलिक, ठीक है, ध्यान रखना है। और सिट्रिक भी याद रखना है, नींबू और किस में, तो संतरे में। अगला है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? ध्यान देना है कि हमारे पास होता है जिप्सम, ठीक है, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू कितना, तो 2H2O। जब इसी को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O, और इसी को क्या बोलते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये क्या है, तो जिप्सम है, ठीक है। तो किससे हम लोग प्राप्त करते हैं, जिप्सम से। अगर इसका नाम भी पूछ ले कि क्या होगा, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पूरा नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को क्या कर देगा, तो दूधिया कर देता है? कौन सी गैस प्रभावित करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या भी बताया गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब आधा होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, धोबिया सोडा का रासायनिक नाम क्या है, यानी धोने वाले सोडा का। ध्यान रखना है, धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम में हमेशा वाटर आएगा, कितना, तो 10H2O क्या हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। अगला है, CaOCl2 का प्रचलित नाम या साधारण नाम क्या है, ठीक है। तो इसका जो नाम है कैल्शियम, और प्रचलित नाम पूछा है तो क्या आ जाएगा, तो विरंजक चून। CaOCl2 को क्या बोलते हैं, तो विरंजक चून। चूना का रासायनिक नाम क्या है, एक्चुअली चूना जल है, तो इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या है? साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र जो होगा ये क्या हो जाएगा, तो इसे P4 बोलते हैं। क्या बोला जाएगा, तो P4। और एक चीज और याद रखना है कि आपको कभी कभी जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में मिल सकता है। जैसे गंधक पूछ ले, गंधक की परमाणु संख्या क्या है, तो वो सल्फर ही है, ठीक है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव है? आप तो पढ़े होंगे, कमरे के ताप पर द्रव धातु भी है, और वो क्या है, तो पारा है, ठीक है। लेकिन अधातु पूछा है तो अधातु में क्या आ जाएगा, तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन है धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है। धातुओं की क्रियाशीलता के सही क्रम को आपको ध्यान में रखना है कि धातुओं की क्रियाशीलता को हम लोग कैसे याद रखेंगे, और बहुत बार बताया गया है और ये आप ध्यान रखेंगे कैसे। एक तरीका आता है क्या, तो कैटरीना ने कार मांगी, एल्टोजेन फेरारी, फिर भी हाय यानी हाइड्रोजन क्यों मिली, ठीक है, Hg मिली से सिल्वर प्लेटेड ऑडी, तो बोल सकते हैं कि Ag और क्या आएगा तो Au, ठीक है। यानी क्रियाशीलता समूह ये कम होती जा रही है। सबसे अधिक क्रियाशीलता धातु अगर कोई है तो पोटेशियम है, फिर सोडियम है, ठीक है। अब दिखेगा आपको सोडियम, और सोडियम यानी मैग्नीशियम होता नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम से ज्यादा तो कौन है, सोडियम है, इसलिए ये वाला हाँ इसको भी अभी आप लेके चल सकते हैं, ठीक है, कि सबसे ज्यादा क्या होता है सोडियम, और इसमें भी क्या है तो सोडियम। इधर कॉपर दे दिया है सोडियम से ज्यादा, तो ये वाला नहीं होगा। और सोडियम के बाद यहाँ जिंक है या मैग्नीशियम है, या मैग्नीशियम है। सोडियम के बाद क्या आएगा मैग्नीशियम, जिंक नहीं आएगा, इसलिए इन दोनों में कोई होगा। और मैग्नीशियम के बाद क्या है, एक जगह कॉपर और एक जगह जिंक, ठीक है। तो मैग्नीशियम के बाद जिंक आता है, कॉपर नहीं आता, इसलिए मैग्नीशियम के बाद क्या आएगा तो जिंक, इसलिए क्या आ जाएगा तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है। अगर आपको शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र पूछे तो वह कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी CO2, ठीक। अगला क्वेश्चन, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। अभी बताया गया सबसे ज्यादा कौन, कैटरीना ने, यानी पोटेशियम और फिर सोडियम, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा सोडियम। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक कौन है, तो ग्रेफाइट है, अधातु होते हुए भी ये क्या है तो विद्युत का सुचालक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। ऑक्सीजन से संयोग वो नहीं करेगा जो पृथ्वी में मुक्त अवस्था में पाई जाते हैं, जैसे सोना और चांदी है। ऑप्शन में क्या, तो Au है, जिसे क्या बोलते हैं तो ऑरम, लैटिन नेम, ठीक है। और किसका है वो तो सोना का। एक्वारीजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात कितना है, तो 3:1 होता है। अगला है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। पूछा जा रहा है कि अगर विद्युत अपघटन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मुक्त होगा, ठीक है, ध्यान देना है। अगर विद्युत अपघटन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मुक्त होगा। दो चीज आपको ध्यान देना है, एक को बोलते हैं एनोड, ठीक है, और एक को क्या बोलते हैं तो कैथोड, ठीक। एनोड और ये क्या है तो कैथोड। ज्यादा इस पे नहीं जाते हैं, बस थोड़ा सा समझाने के लिए याद रखें। आपको ध्यान रखना है इसमें N आ रहा है ना, इसका मतलब इस पे जो वही आएगा जिस पे चार्ज क्या होगा तो नेगेटिव, यानी माइनस। इस पे वो आएगा जिस पे चार्ज क्या होगा तो पॉजिटिव। और हमको क्या पूछा है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा तो नेगेटिव, इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा तो एनोड पर, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा तो ए। अगला क्वेश्चन, क्लोरीन परमाणु की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। यानी क्लोरीन परमाणु में सबसे बाहर के कक्ष में, ठीक है, क्या पूछा है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा उसके लिए, और क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है तो 17 होती है। तो बोल सकते हैं कि 287, और सबसे बाहर के कक्ष में कितना आया तो 7, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा तो सी। अगला क्वेश्चन है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण केवल और केवल किस में होता है तो धातु में। अगला है गंधक की परमाणु संख्या बताया गया, सल्फर को बोलते हैं, इसलिए इसकी परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी तो 16। अगला है यशद पुष्प क्या है, तो यशद पुष्प किसको बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड को। कैलेमाइन निम्न में किस धातु का एस्क है। कैलेमाइन से जिंक को भी निष्कर्षित किया जाता है। इस बार 5 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जिंक के निष्कर्षण को बताना है किस किस विधि द्वारा करते हैं, तो इसमें कैलेमाइन द्वारा भी करते हैं, ZnCO3, ठीक है। अगला है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु की लेप चढ़ाई जाती है, तो किसकी लेप चढ़ाते हैं, जिंक की लेप चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन, आभूषण बनाने वाला सोना, ठीक है,
अगर शुद्ध सोना पूछता तो 24 कैरेट आंसर देते, लेकिन आभूषण बनाने के लिए कितना, तो 22 कैरेट का यूज करते हैं, और उसमें 2 कैरेट किसी दूसरे धातु को मिलाया जाता है। पीतल क्या है, तो पीतल एक तरह का क्या है, तो मिश्र धातु है। निम्न में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य होती है, यानी जिसे खींच के सबसे लंबा किया जा सकता है, और वह है सोना, गोल्ड। तो इसलिए क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन अणु में कितने सह संयोजक आबंध होते हैं। अगर आपको नाइट्रोजन अणु को देखना है तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 7। तो क्या आएगा, 2 और 5। ठीक है, इसमें देखना है संयोजकता कितनी है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, संयोजकता निकालने के लिए बताए हैं, जब बाहरी कक्ष में कितना से ज्यादा, 4 से ज्यादा हो जाए तो कितना से माइनस करेंगे, 8 से। तो जितनी संयोजकता उतनी सह संयोजक आबंध, तो कितना आएगा, 3। इसलिए नाइट्रोजन में क्या आएगा, तो 3। अगला क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। देखो ट्रिपल बॉन्ड किस में होते हैं, एक बार इसके कॉन्सेप्ट को बता देते हैं क्या क्या होता है, तो आगे जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा तब उसमें टाइम नहीं लगेगा। देखते हैं, एक आपको एल्केन मिलेगा, क्या मिलेगा, तो एल्केन, ठीक, और एक क्या मिलेगा, तो एल्कीन, और तीसरा क्या होता है, तो एल्काइन, क्या बोलते हैं इसे, तो एल्काइन। ठीक है, सामान्य सूत्र पूछा जाता है तो एल्केन का अगर पूछे तो CnH2n+2, एल्कीन का अगर पूछे तो CnH2n, एल्काइन का अगर पूछे तो क्या आ जाएगा, CnH2n और माइनस में 2। अब एल्केन में जो है ये कैसा बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड, ठीक है, एल्कीन में कैसा बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड, एल्काइन में कैसा बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड। अब क्वेश्चन देखते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कैसा बॉन्ड, तो पूछे त्रिआमन यानी ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, एल्काइन कहा जाता है। ऑप्शन में आपको एल्काइन मिल जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका बी। अगला क्वेश्चन है, एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्यता सूत्र क्या है। अभी बताया गया एल्काइन का सूत्र, पीछे क्या है एल्काइन का सूत्र, CnH2n और माइनस में क्या है, तो 2 है, तो क्या आ जाएगा, CnH2n माइनस में 2, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो इसका सी। अब इसमें ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है। क्वेश्चन क्या है, C6H6 का आणविक द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान पूछा है आणविक। तो पहली बात तो यह है कि C6H6 जो है ये किसको बोलते हैं, तो ये बेंजीन को बोलते हैं। किसको बोला जाता है, तो बेंजीन को बोला जाता है, और इसी को बोला जाता है एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोला जाएगा, तो एरोमेटिक कंपाउंड यानी एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, और अगर इसका द्रव्यमान निकालना है किसका, तो C6H6 का क्या निकालना है, तो द्रव्यमान C6H6। ठीक, तो ध्यान देना है कितना कार्बन है, 6, और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना कि अगर किसी की परमाणु संख्या एक सम संख्या है तो उसके परमाणु द्रव्यमान को निकालने के लिए उसका डबल कर देते हैं, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना आएगा, 12, प्लस हाइड्रोजन कितना है, तो 6। ठीक है, और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान कितना, तो 1, और 12 6 के 72, और 6 कितना आएगा, तो 78। ऑप्शन में अगर आपको 78 दिखे तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, तो 78, और ये कितना है, तो 78। ठीक है, अगला क्वेश्चन, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। एक्चुअली में ये अम्ल है, और कौन सा अम्ल है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यही पूछा है एक्चुअली में, COOH इसका कार्यात्मक समूह का नाम क्या है, तो इसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। फॉर्मिक एसिड को मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है, सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल है, और जबकि इसका जो IUPAC नेम है वो मेथेनोइक अम्ल है, इसलिए आंसर आ जाएगा मेथेनोइक अम्ल। अगला है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है। अगर संतृप्त है तो इसे क्या बोलेंगे, तो एल्केन कहा जाएगा। कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है, कार्बोनिल ग्रुप किसको बोलते हैं, तो CO को।
अगला है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। एथेन है और एथेन का आणविक सूत्र क्या है? C2H6 है। इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है? तो इसका सहसंयोजक बंधन कितना है? 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो इसे निकालते हैं। कितना कार्बन है? 2 कार्बन, 2 कार्बन है, ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है? तो 6। तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ आएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। वैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एथेन का जो फार्मूला ये कैसे आया, ठीक है, लेकिन एमसीक्यूज में वो सब नहीं देखना अभी बेहतर है, ठीक है। तो कितने सहसंयोजक आबंध बना रहा है गिनती कर लेना है। तो क्या होगा? 1 2 3 और 3 इधर बन रहा है तो कितना हो गया? 6 और एक कार्बन के बीच बन रहा है तो कितना हो गया? 7। तो सहसंयोजक आबंध कितना बन जाएगा? तो 7 सहसंयोजक आबंध बन जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग करते हैं? तो वेल्डिंग में किसका उपयोग करते हैं? एथाइन का। ध्यान रखना है इसके जगह एसिटिलीन भी आ सकता है, क्योंकि एथाइन का कॉमन नेम एसिटिलीन है। 2 नाम है ना, एथाइन का कौन सा नाम? तो साधारण नाम। क्या? तो साधारण नाम क्या है? तो एसिटिलीन है। क्या है? एसिटिलीन, ठीक है। और एथाइन जो है ये IUPAC नेम है। अगला है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कीन पूछा है और एल्कीन का सामान्य सूत्र अभी कुछ देर पहले बताया गया कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। यहाँ पे एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n आ जाएगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n। अगला क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी है? कार्बन की संयोजकता पूछी है तो कार्बन की परमाणु संख्या ध्यान रखना है 6, 2 और 4, और संयोजकता भी कितनी होगी इसकी? तो 4। अगला है C3CH2CH2OH का IUPAC नेम क्या? IUPAC नेम में सबसे पहले एक लॉन्ग चेन बनाते हैं कार्बन की, गिनती उधर से करेंगे जिधर से क्रियाशील समूह हो, और अगर आप लोग से हो सके तो इसका खुद से करना है। क्रियाशील समूह क्या है? तो OH है। OH को अल्कोहल बोलते हैं। गिनती इधर से शुरू करेंगे 1 2, यानी गिनती किसका करते हैं? तो कार्बन का काउंट किया जाता है। एक्चुअली ये लिखा हुआ है, अगर सही से नहीं दिख रहा है तो CH3 CH2 CH2 और ये क्या है? तो OH। और जब इसका क्या करेंगे तो काउंटिंग, तो कितना? 1 2 और ये कितना होगा? 3। कितने पे आया? 1 पे आया। कितना कार्बन है? 3 है। 3 से क्या आता है? तो प्रोपेन आता है। क्या आता है? तो प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन आता है। लेकिन जब क्रियाशील समूह क्या है? तो OH है, तो E को हटा के क्या लेंगे? ओल, तो क्या आ जाएगा? प्रोपेनॉल। क्या बोलते हैं? प्रोपेनॉल। ए नहीं लेना है, ए एल्डिहाइड में लेते हैं। प्रोपेनल एल्डिहाइड का बन जाएगा, उसके लिए CHO होना चाहिए क्रियाशील समूह। तो 2 प्रोपेनॉल तो होगा नहीं, प्रोपील एल्कोहल नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा? 1 प्रोपेनॉल। अगला है एथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या है? एथाइल अल्कोहल क्या पूछा गया है? तो ध्यान देना है। एथाइल अल्कोहल, ठीक है। एथाइल में कितना कार्बन? तो 2 कार्बन, यानी बनेगा CH3 CH2OH। अगर कहीं पे दिख रहा है और CH3 CH2 का मतलब कितना कार्बन? 2 और हाइड्रोजन कितना? 5, तो क्या आ जाएगा? OH। तो C2H5OH, इसी को क्या बोलते हैं? तो एथाइल अल्कोहल। अगला है 1 पिकोमीटर किसके बराबर? तो 10 पे पावर -12। माइक्रोमीटर पूछे तो -6, ठीक है। किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का फॉर्मूला क्या है? तो 2n², ठीक है। अगर आपको K में पूछ ले, L में पूछ ले, M में पूछ ले या N में पूछ ले, देख लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये है, ये शेल है, ठीक है, किसी का भी क्या है? तो शेल है, ठीक है। अब पहले वाले को क्या लेते हैं? तो K लेते हैं, K लेते हैं, और K इज इक्वल टू क्या लेते हैं? 1। L को क्या लिए? 2, M को क्या लिए? 3,
और n को क्या लिए तो 4। अगर पूछे k ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो k का जब हम लोग निकालेंगे फॉर्मूला क्या आता है 2n स्क्वायर, तो 2 इंटू n के जगह पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 2। उसी तरह अगर l का निकालेंगे तो फिर से क्या आएगा 2n स्क्वायर, तो 2 इंटू किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसलिए क्या आएगा तो 8, कि 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूना कितना आ जाएगा 8। ठीक है, m का अगर निकालेंगे फिर से क्या आएगा 2n स्क्वायर, 2 इंटू किसका स्क्वायर तो 3 का, तो 2 इंटू कितना आएगा 9, तो इसलिए क्या आ जाएगा तो 18। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। अधिकतम पूछेगा, k का पूछे, l का पूछे, m का पूछे, n का पूछे, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 2n स्क्वायर से ये निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, पूछा है कि कौन धातु है। क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि A और यहाँ 19 है और यहाँ पे क्या है तो 9 है, और यहाँ पे है B 24 है और कितना है तो 12 है। ये कितना है C, यहाँ 6 है और यहाँ पे क्या है तो 12, और यहाँ पे D और यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6 3 है। ये क्या है धातु पूछा। आपको नीचे का ध्यान देना है, ऊपर का बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। नीचे में परमाणु संख्या होती है और ऊपर में क्या होता है तो परमाणु द्रव्यमान। हम देखेंगे कि परमाणु संख्या को पहले याद होना चाहिए। ठीक है, और इसमें कौन धातु है, 9 में कोई धातु होती नहीं है, 6 पता होगा आपको कार्बन है, 8 पे ऑक्सीजन है, और 12 किसकी परमाणु संख्या तो मैग्नीशियम की, और मैग्नीशियम क्या है तो एक धातु है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी। पूछा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या दी हुई है, कितनी है तो 19। ठीक है, संयोजकता निकालना है। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है के, कैलियम लैटिन नेम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2881, लास्ट के ऑर्बिट में पता होगा 1 आए 2 आए या 3 आए, यही उसकी संयोजकता होती है। 4 से ज्यादा आ जाए तो 8 माइनस करते हैं, तो लास्ट ऑर्बिट में कितना आया। एक्चुअली संयोजकता होती क्या है कि किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या है तो संयोजकता है। कब, जब बाहर के कक्ष में इलेक्ट्रॉन चाहे तो 1 हो 2 हो या 3 हो, यहाँ तो 1 है। ठीक है, तो इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी तो 1। बिल्कुल खत्म पे है केमिस्ट्री भी। ऑक्सीजन के परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है, क्या बताया, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 क्या है तो एक सम संख्या, और जब सम संख्या रहे तो इसको किससे गुना करेंगे 2 से, यानी कितना हो जाएगा तो 16। ऑप्शन नंबर सी। बोरोन का परमाणु भार क्या है, बोरोन का परमाणु भार पूछा है। ठीक है, और बोरोन का बताना है। अगर हम बोरोन की बात करें तो बोरोन की परमाणु संख्या कितनी होती है 5, और 5 क्या है विषम संख्या, तो क्या करते हैं 5 इंटू 2 प्लस 1, जब भी विषम संख्या रहे डबल करके प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 11। ठीक, अगला है, अगला क्वेश्चन, बोरोन का परमाणु भार क्या है, सेम वही वाला क्वेश्चन है, तो इसका क्या आ जाएगा तो 11। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता कितनी होगी, मैग्नीशियम का कितना है तो 12 निकालना है, तो क्या आ जाएगा 2 8 और क्या आएगा 2, लास्ट में फिर से 2 आया, तो परमाणु क्या पूछा है संयोजकता, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी 2। अगला है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 287। अगर 287 है तो 2 8 17, यानी कौन सा तत्व है क्लोरीन है। ठीक है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है, सबको प्लस कर दो आ जाएगा, अगर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है तो। पूछा वर्ग 13 से 18 तक के तत्व को क्या बोलते हैं तो पी ब्लॉक के तत्व। अगला है, निम्न में कौन सा समूह डॉबरेनर त्रिक को बनाता है। ठीक है, तो ये है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, ये डॉबरेनर के त्रिक को बनाता है। डॉबरेनर के त्रिक को आप पढ़े होंगे, पहले और तीसरे का क्या तो औसत किसके बराबर तो, ठीक है, दूसरे के बराबर होता है, यही डॉबरेनर ने बताया है। ठीक है, तो ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का ऑब्जेक्टिव था। केमिस्ट्री में बहुत कम लिया गया है, लगभग 60-65 के आसपास है। बायो में सबसे ज़्यादा है, फिर फिजिक्स का है। आप इसको तरीके से देख के जाएं और एग्ज़ाम दे के आएँ, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का पेपर अच्छा जाएगा, और ये कर लेंगे तो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कल के एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।